कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक में, जब योसी नाम का एक जवान इजरायली फौजी एक सपना लेकर बोलिविया देश में पहुंचा। उसका सपना था दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगलों में से एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अपनी आंखों से देखना और उसके अंदर छुपे राज खोजना। बोलिविया पहुंचने के बाद योसी एक बोट के जरिए ला पाज नाम के एक इलाके की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर एक और ट्रैवलर पर पड़ी जो पोर्ट पर देर से पहुंचा और उसकी बोट छूटने ही वाली थी। उस आदमी का नाम है मार्कस। योसी ने तुरंत बोट वालों को वापस मुड़ने को कहा और मार्कस को साथ ले लिया। इस पर मार्कस ने उसका शुक्रिया अदा किया और कुछ ही देर बाद दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर ला पाज पहुंचने के बाद दोनों एक हॉस्टल में रुके, जहां मार्कस ने अपने एक और दोस्त से उसकी मुलाकात करवाई। वो था अमेरिकन फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर केविन गेल। अब ये तीनों साथ मिलकर बोलिविया को करीब से देखना और उसके कल्चर को समझना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कुछ वक्त साथ सफर करेंगे। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि अगले दिन सब कुछ बदलने वाला है। सुबह जब योसी शहर की सड़कों पर अकेला घूम रहा था, तब एक अजीब और रहस्यमयी आदमी उसके पास आया। उसने अपना नाम काल बताया और खुद को एक एक्सप्लोरर कहा। काल ने तुरंत समझ लिया कि योसी बाहर से आया है, इसीलिए उसने उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसने योसी की आंखों में चमक भर दी। काल ने बताया कि अमेज़न के गहरे जंगलों के बीच एक रहस्यमयी ट्राइब रहती है जिसे टोरमोनास के नाम से जाना जाता है। उसके मुताबिक उस ट्राइब तक आज तक कोई एक्सप्लोरर नहीं पहुंच पाया। योसी ये कहानी सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने तुरंत मार्कस और केविन को बुलाया और उनकी मुलाकात काल से करवाई। लेकिन मार्कस और केविन को काल की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि शायद ये सिर्फ एक कहानी है। तब काल ने उन्हें और ललचाते हुए कहा कि अगर तुम उस ट्राइब तक पहुंच गए तो ये खोज तुम्हें दुनिया भर में मशहूर कर सकती है। शोहरत और नाम के साथ साथ उन्हें बेशुमार दौलत भी मिल सकती है। मार्कस और केविन अब भी पूरी तरह राजी नहीं हुए थे, लेकिन योसी के बार बार मनाने पर आखिरकार तीनों इस खतरनाक मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। फिर सफर पर निकलने से पहले उन्होंने जरूरी सामान खरीदा, जिसमें सर्वाइवल की चीजें और इमरजेंसी के लिए दवाइयों की एक बोतल भी शामिल थी। लेकिन उन्होंने अपनी घड़ियां, वॉलेट और जरूरी कागज लॉज में ही छोड़ दिए, क्योंकि जंगल के अंदर वैसे भी इन चीजों का कोई इस्तेमाल तो था नहीं। फिर अगली सुबह चारों एक प्लेन के जरिए जंगल की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद वो अमेज़न के घने और खौफनाक जंगलों के बीच खड़े थे। जंगल में दाखिल होते ही काल ने उन्हें टोरमोनास ट्राइब और जंगल के खतरों के बारे में कहानियां सुनानी शुरू कर दी। हर गुजरता कदम उन्हें इंसानी दुनिया से दूर ले जा रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल की आवाजें और भी डरावनी लगने लगी। आखिरकार ग्रुप ने रात गुजारने के लिए कैंप लगा लिया और आराम करने की तैयारी करने लगा। लेकिन रात के बीच मार्कस अचानक घबरा कर उठ बैठा। वो बुरी तरह डरा हुआ था और उसका कहना था कि किसी जंगली जानवर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था अभी। सब लोग तुरंत उसकी तरफ भागे। कुछ ही देर बाद काल ने सच्चाई बता दी। दरअसल मार्कस पर किसी खतरनाक जानवर ने नहीं, उसके ऊपर एक तितली बैठ गई तो वो इतना डर गया। ये सुनकर सबने चैन की सांस ली और काल ने उन्हें सलाह दी कि जितना हो सके आराम कर लो, क्योंकि जंगल का असली इम्तिहान तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगली सुबह बाकी सब ने मार्कस का उस तितली वाली बात पर बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उनका ये हंसी मजाक ज्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल छा गए और फिर अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। रात होते होते सबके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। मजबूरन उन्हें अपने कपड़े आग के पास सुखाने के लिए रखने पड़े। खुशकिस्मती से काल को जंगल में जिंदा रहने के तरीकों की काफी अच्छी समझ थी, लेकिन मार्कस तो वैसे ही सफर पे आना नहीं चाहता था। बेचारे ने पीयर प्रेशर में हाँ की थी। अब वो घंटों तक लगातार चल रहे थे तो वो हर छोटी बड़ी बात पर शिकायत कर रहा था। धीरे धीरे उसकी ये आदत दोस्तों के बीच में तनाव पैदा करने लगी और ग्रुप का माहौल थोड़ा खराब हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब काल अचानक जंगल के बीचों बीच कहीं गायब हो गया। ये देखकर मार्कस बहुत घबरा गया। उसे लगा कि काल उन सबको जंगल के बीच में अकेला छोड़ के भाग गया है। इस बात को लेकर तीनों के बीच में बहस शुरू हो गई। लेकिन तभी घने जंगल के अंदर से किसी चीज के हिलने की आवाज सुनाई दी। सबको लगा कि शायद कोई खतरनाक जंगली जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे वो वहां से भागने ही वाले थे कि कुछ ही पल बाद सच सामने आ गया। दरअसल वो कोई शिकारी जानवर नहीं, बल्कि एक लोकल आदमी था जो अपनी गाय को वापस गांव ले जा रहा था। उस आदमी ने तीनों को सही रास्ता दिखाया और आखिरकार वो काल तक पहुंच गए, जो गांव के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। फिर गांव के लोगों ने उनका बहुत खुशी के साथ स्वागत किया। धीरे धीरे उन्होंने मेहमानों को अपना जीने का तरीका दिखाया। साथ ही उन्होंने अपनी खाने पीने
पीने की लोकल चीजें भी उन्हें दी। अगली सुबह योसी, मार्कस और केविन ने गांव वालों को अलविदा कहा और काल के साथ दोबारा जंगल की गहराइयों की तरफ निकल पड़े। गांव में बिताए हुए वक्त ने उन्हें नई ताकत दी थी। रास्ते में उनकी नजर एक बंदर पर पड़ी जो पेड़ों पर उछल कूद कर रहा था। यह देखते ही काल ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उस पर गोली चला दी, मगर गोली लगने के बाद भी बंदर की मौत नहीं हुई। तब काल उसके पास गया और चाकू की मदद से उसे मार डाला। ये मंजर देखकर मार्कस काफी परेशान हो गया। उसने काल से पूछा कि जब तुम्हारे पास बंदूक थी तो दूसरी गोली चला के जानवर को खत्म क्यों नहीं किया। इस पर काल ने शांत लहजे में जवाब दिया कि जंगल में गोलियां सोना होती हैं और यहाँ पे कोई भी गोली बेकार नहीं कर सकता मैं। फिर शाम होते होते काल ने उसी बंदर का मीट तैयार किया और सबको खाने के लिए दिया कि यही सब खाना पड़ता है जंगल में। केविन और योसी ने तो उसकी बात मान ली, लेकिन मार्कस ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। उसकी ये जिद धीरे धीरे उसके दोस्तों को परेशान करने लगी थी। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद मार्कस को इस सफर पर साथ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हुई। जंगल की लगातार नमी और गीले मौसम की वजह से मार्कस के पैर बुरी तरह जख्मी होने लगे। हर कदम रखने में उसे दर्द हो रहा था और इसी वजह से उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम पड़ने लगी। मार्कस के पांव की हालत देखकर काल को एहसास हो गया कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। अब उन्हें उसे वापस गांव ले जाना ही पड़ेगा। योसी और केविन ने कहा कि अगर हम थोड़ा सामान छोड़ दें तो हम मार्कस को उठाकर ले जा सकते हैं, लेकिन काल ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि इतनी मेहनत के बाद सब लोग बुरी तरह थक जाएंगे और इस जंगल के जानवरों के लिए सबसे आसान शिकार बन जाएंगे हम। ये बात सुनकर योसी का गुस्सा फूट पड़ा। इतनी दूर सफर करने के बाद वो बिना अपना मकसद पूरा किए वापस लौटना नहीं चाहता था। इसी तनाव भरी बहस के बीच केविन ने एक नया आइडिया दिया। उसने कहा कि अगर वो एक राफ्ट बनाकर नदी के रास्ते सफर करें तो जंगल को पार करते हुए एयरपोर्ट के सबसे नजदीकी इलाके तक पहुंच सकते थे, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो रास्ते में टोरमोनास ट्राइब का इलाका भी मिल सकता है। इस तरह मार्कस को भी सुरक्षित तरीके से शहर भेजा जा सकेगा। काल को ये प्लान कुछ खास पसंद तो नहीं आया, लेकिन आखिरकार उसने भी हाँ कर दी। इसके बाद चारों ने मिलकर पेड़ों के तने इकट्ठे करने शुरू कर दिए और कुछ घंटों की मेहनत के बाद एक मजबूत राफ्ट तैयार कर लिया। साथ ही उन्होंने उसे चलाने के लिए 4 चप्पू भी बना लिए। सब कुछ तैयार होते ही उनका सफर नदी के रास्ते शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। नदी का पानी एकदम शांत था और राफ्ट आराम से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद सामने बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आने लगी। अचानक पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और राफ्ट को जोर जोर से धकेलने लगा। ग्रुप ने चप्पुओं की मदद से राफ्ट को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के सामने किसी की नहीं चली। योसी ने पूरी जान लगा दी राफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश में, लेकिन तेज बहाव की वजह से उसके हाथ से कंट्रोल छूट गया। अब उनका राफ्ट पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। काल उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद इतना घबरा गया कि गलत डायरेक्शन देने लगा। इससे पूरा ग्रुप और भी ज्यादा टेंशन में आ गया। राफ्ट बड़ी मुश्किल से चट्टानों से टकराने से बचा और इसी दौरान केविन को पहली बार शक हुआ कि शायद काल को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। खुशकिस्मती से कई मुश्किलों के बाद उन्हें नदी का किनारा नजर आने लगा और वो राफ्ट को सुरक्षित तरीके से वहां तक ले जाने में कामयाब हो गए। वो लोग बच तो गए थे, लेकिन अब केविन का गुस्सा फूट गया। उसने काल से पूछा कि अभी 2 मिनट पहले क्या हुआ था तुझे? तू तो यहाँ का एक्सपर्ट है, तुझे थोड़ी ऐसे घबराना चाहिए। लेकिन काल ने उल्टा जवाब देते हुए कहा कि नदी के रास्ते आने को मैंने नहीं कहा था, तुम्हारा आइडिया था ये, ठीक है? अगर तुम लोग मेरी बात मान के वापस पैदल गांव चल पड़ते तो इतना कभी खतरा होता ही ना हमारे ऊपर। आखिरकार काल ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर जिंदा बचना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी यहाँ पे। इतना कहकर वो खाने की तलाश में जंगल के अंदर चला गया, लेकिन केविन को अब भी उस पर यकीन नहीं था। उसका कहना था कि काल की घबराहट की वजह कुछ और थी। मुझे तो लगता है इसे तैरना नहीं आता। ये बात सुनकर सबके दिमाग में सवाल उठने लगे कि शायद ये जो बोल रहा है वो ये नहीं है। आखिरकार योसी ने खुद सच जानने का फैसला कर लिया और काल के पीछे जंगल के अंदर चला गया। वो उसे आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंज उठी। खुशकिस्मती से योसी वक्त रहते झुक गया और गोली उसके पास से निकल गई। जब उसने सामने देखा तो काल अपनी राइफल उसी पर ताने खड़ा था। काल ने तुरंत सफाई दी कि मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे से एक जैगवार आ रहा था, उसके ऊपर गोली चलाई थी। इतना कहकर वो उस जानवर के पीछे जंगल में दौड़ पड़ा। लेकिन इस घटना के बाद योसी के दिल में काल को लेकर शक और भी बढ़ गया।
कुछ घंटों बाद काल वापस लौटा, लेकिन केविन ने कहा कि नदी के रास्ते सफर जारी रखने की पूरी तैयारी कर ली है मैंने। लेकिन काल ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो पैदल चलकर सबसे नजदीकी गांव की तरफ जाएंगे और अगर योसी और केविन चाहें तो वो अपना सफर खुद जारी रख सकते हैं। ये सुनकर केविन और योसी अलग जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए, खासकर मार्कस की हालत को देखते हुए। केविन का मानना था कि सबसे बेहतर यही होगा कि वो और योसी नदी के रास्ते अपनी किस्मत आजमाएं, जबकि मार्कस काल के साथ जा सकता है क्योंकि उसके लिए तो वही रास्ता ज्यादा महफूज है। लेकिन योसी फौजी रह चुका था। वो अपने दोस्त को चाहे वो कैसा भी हो इस हालत में छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसीलिए उसने कहा कि हम मार्कस को चॉइस देंगे, हमारे साथ आना चाहेगा तो आ जाएगा। शुरू में तो मार्कस ने भी कहा कि तुम दोनों के साथ मैं पानी वाले रास्ते से ही चल पड़ूंगा, लेकिन जब उसने अपनी चोट और जख्मों की हालत ध्यान से देखी तो उसने हिसाब लगाया कि काल के साथ गांव जाना ही बेहतर होगा मेरे लिए। वैसे भी काल के हिसाब से उस सफर में सिर्फ 3 दिन लगने वाले थे। आखिरकार सबने इस फैसले को मान लिया और काल को बुलाकर पूरी बात बताई। काल इसके लिए मान गया, लेकिन केविन को एक जरूरी चेतावनी भी दी। उसने कहा कि नदी में हमेशा दाईं तरफ बने रहना, अगर गलती से भी दूसरी तरफ गए तो बहुत खतरनाक जगह पे फंस जाओगे। वहाँ पानी इतना तेज बहता है कि बचकर निकलना नामुमकिन है। सब कुछ समझाने के बाद काल ने केविन के साथ अपने पुराने मतभेद भुला दिए और कहा कि उम्मीद करता हूँ जो ढूंढने हम आए हैं वो तुम्हें मिल जाए। साथ ही उसने अपनी मशेटे भी उन्हें दे दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सकें। आखिर में मार्कस ने अपने दोनों दोस्तों को अलविदा कहा। तब योसी ने उससे वादा किया कि जब वो दोबारा मिलेंगे तो एक बड़ी दावत करेंगे। मार्कस ने भी मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को अलविदा कहा। इसके बाद योसी और केविन ने अपनी राफ्ट तैयार की और नदी के रास्ते सफर पर निकल पड़े। शुरुआत में कुछ छोटी मोटी परेशानियां जरूर आई, लेकिन दोनों ने मिलकर उनका सामना किया और सफर आगे बढ़ता रहा। साथ ही दोनों को उम्मीद थी कि मार्कस और काल भी ठीक हों। कुछ देर बाद केविन ने योसी को थोड़ी देर आराम करने को कहा और खुद राफ्ट को संभाला, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर सामने मौजूद बहुत बड़े खतरे पर बाद में पड़ी। अगले ही पल नदी का बहाव पहले से बहुत ज्यादा तेज हो गया और राफ्ट को अपनी तरफ खींचने लगा। केविन ने घबराकर योसी को जगाया और उसे मदद करने को कहा। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर राफ्ट को संभालने की कोशिश की, लेकिन नदी हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। उनकी हर एक कोशिश बेकार साबित हो रही थी। जब उन्हें समझ आ गया कि किनारे तक पहुंचना नामुमकिन था, तब दोनों ने मिलकर राफ्ट को नदी के बीच मौजूद एक बड़ी चट्टान की तरफ मोड़ दिया। जोरदार टकराव के साथ राफ्ट उछल गया। खुशकिस्मती से दोनों दोस्त किसी तरह उसे पकड़कर लटक गए, लेकिन ये राहत भी थोड़ी ही देर की थी क्योंकि तेज धार कभी भी उन्हें अपने साथ बहा ले जा सकती थी। तभी केविन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फैसला किया कि वो तैरकर सबसे नजदीकी किनारे तक पहुंचने की कोशिश करेगा और जब वो वहां पहुंच जाएगा तो योसी उसकी तरफ मशेटे फेंकेगा ताकि वो किसी बेल को काट के रस्सी बना दे। फिर रस्सी की मदद से वो योसी को भी बाहर निकाल लेगा। योसी बुरी तरह घबराया हुआ था और वो केविन को भी कह रहा था कि भाई मत जा, लेकिन केविन ने उसे वादा किया कि वो जरूर वापस आएगा और उसे वहां से जिंदा निकालेगा। इतना कहकर केविन ने पानी में छलांग लगा दी। तेज धार से लड़ते हुए वो किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया। इस बार बारी योसी की थी। उसने मशेटे केविन की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसी पल राफ्ट चट्टान से छूट गई और तेज धार ने उसे अपने साथ खींच लिया। योसी ने खुद को बचाने के लिए किसी चीज को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का जोर इतना ज्यादा था कि वो उसे बार बार चट्टानों से टकराता हुआ ले गया। इसी दौरान एक बड़ी चट्टान उसके सर पर जा लगी। जोरदार चोट लगते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो उसे नदी का कम गहरा हिस्सा मिला और वो तैरता हुआ किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। अब योसी पूरी तरह अकेला था। ना तो उसके पास उसका सामान था और ना ही कोई अंदाजा कि जाना कहाँ है। उसने जोर जोर से केविन को आवाज लगाई, लेकिन उसका दोस्त कहीं नजर नहीं आया। अपने मन में उम्मीद रखते हुए योसी एक पहाड़ी पर चढ़ गया ताकि आसपास का नजारा देख सके, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। ना कोई इंसान, ना कोई रास्ता और ना ही मदद की कोई उम्मीद। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका सारा सामान भी नदी में बह चुका था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ठंड और बारिश उसके लिए नई मुसीबत बन गई।
अब तो बस वो ये दुआ कर रहा था कि अंधेरे में कोई जंगली जानवर उस तक ना पहुंच जाए। शायद भगवान ने उसकी सुन ली और वो रात तो बिल्कुल आराम से कट गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही योसी एक बार फिर से केविन को ढूंढने लगा। केविन का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था, लेकिन इसी बीच योसी को आसपास कहीं बर्तनों के टकराने की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद कोई इंसान उसके आसपास मौजूद है। वो तुरंत उस आवाज की डायरेक्शन में गया, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। परेशान होकर वो दोबारा नदी की तरफ लौटने लगा। तभी उसकी नजर पानी में तैरते हुए एक बैग पर पड़ी। योसी बिना सोचे तुरंत नदी में कूद गया और किसी तरह उस बैग को बाहर निकाल लाया। बदकिस्मती से उसके अंदर ना तो खाना बचा था, ना ही पीने का पानी, लेकिन उसे दवा की वो बोतल मिल गई जो उन्होंने सफर की शुरुआत करते हुए खरीदी थी। साथ ही कुछ और जरूरी सामान भी उसे मिल गया। अब योसी ने अपनी थोड़ी जान बढ़ाने के लिए एक गोली खाई और फिर से केविन की तलाश में जंगल के अंदर निकल पड़ा। कई घंटे बीत गए, लेकिन घने जंगल में ना तो केविन मिला, ना ही बाकी खोया हुआ सामान। आखिरकार थक कर योसी नदी के किनारे बैठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सफर शुरू करना वाकई में सही फैसला था? लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो आगे बढ़ता रहे। इसलिए योसी ने अपने बैग से नक्शा निकाला और जंगल में अपनी सही जगह का हिसाब लगाने लगा। इसके बाद उसने एक तस्वीर बनाई और उसे अपनी जैकेट में रख लिया। फिर उसने वही तस्वीर एक चट्टान पर छोड़ दी, इस उम्मीद में कि अगर केविन वहां से गुजरा तो वो उस निशान की मदद से उस तक पहुंच सकेगा। जंगल में आज उसका छठा दिन शुरू हो चुका था। इसी दौरान उसकी नजर एक बड़े से पेड़ पर लगे हुए कुछ फलों पर गई। भूख से परेशान योसी तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी पेड़ के तने में छुपे हुए एक जहरीले सांप पर। डर के मारे वो तुरंत नीचे कूद गया, लेकिन उसे जल्द ही समझ आ गया कि अगर उसे जिंदा बचना है तो हर हाल में लड़ना पड़ेगा। अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर वो दोबारा पेड़ पर चढ़ा। इस बार उसने सांप को अपने नंगे हाथों से पकड़ा और एक पत्थर की मदद से उस पर बार बार वार करके उसे मार दिया। इसके बाद योसी ने फल और सांप दोनों को अपने साथ रख लिया ताकि जरूरत पड़ने पर पेट भर सके। फिर वो दोबारा से नक्शे में बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। नक्शे के हिसाब से सबसे करीबी गांव का नाम कुरीपल्लाया था और अब वही गांव उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन चुका था। दिन ढलने लगा और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। योसी ने पेड़ों के पत्तों की मदद से जुगाड़ू बिस्तर तैयार किया और आराम करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक जंगल में एक जोर की दहाड़ गूंजी। योसी ने घबराकर अपना सर घुमाया और उसने देखा कि एक जैगुआर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके पास कोई हथियार तो था नहीं, लेकिन हार मान लेने से भी क्या होगा। योसी ने तुरंत अपने बैग से एक स्प्रे निकाला और साथ ही लाइटर जला दिया। फिर उसने दोनों को जैगुआर की तरफ तान दिया और तैयार हो गया अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। जैसे ही जैगुआर हमला करने के लिए तैयार हुआ, योसी ने तुरंत स्प्रे दबा दिया। अगले ही पल स्प्रे और लाइटर की मदद से आग भड़क उठी। इतना काफी था उस जैगुआर को डरा कर पीछे हटाने के लिए। वो भागकर फिर से अंधेरे जंगल में गायब हो गया। सुबह होने तक योसी जिंदा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने सर पर लगी चोट को हाथ लगाया, उसे महसूस हुआ कि घाव के अंदर कुछ हिल रहा है। वो समझ गया कि नदी में लगी चोट के जरिए कोई पैरासाइट उसके शरीर के अंदर घुस चुका था। योसी ने तुरंत एक चिमटी निकाली और दर्द सहते हुए पैरासाइट को बाहर खींच लिया। कुछ देर बाद खून बहना रुक गया और अब वो दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ी जिसमें 2 अंडे रखे हुए थे। उसकी भूख अब हद पार कर चुकी थी, इसीलिए मजबूरन उसने एक अंडा तोड़ा और उसके अंदर मौजूद उस छोटे से परिंदे को खा गया जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। आखिरकार एक थका हारा जख्मी योसी जब उस गांव तक पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गांव पूरी तरह सुनसान पड़ा था। गांव वाले कई दिन पहले ही उस जगह को छोड़कर जा चुके थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अब उसे अगले गांव तक का लंबा सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले उसके लिए आग जलाना और अपने घावों का इलाज करना जरूरी था। जैसा कभी मार्कस के साथ हुआ था, वैसे ही जब योसी ने अपने जूते और मोजे उतारे तो उसके होश उड़ गए। उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। हर कदम रखना उसके लिए एक सजा बन चुका था। उस पल योसी को मार्कस की याद आ गई। उसने धीरे से अपने दोस्त से माफी मांगी। उस वक्त वो उसके दर्द को समझ ही नहीं पाया।
ऐसे ही एक और दिन बीत गया। योसी अब भी जंगल में भटक रहा था। तभी उसकी नजर कीचड़ में बने हुए कुछ पैरों के निशानों पर पड़ी। एक पल के लिए उसके दिल में उम्मीद जागी, शायद ये केविन के पैरों के निशान थे। लेकिन जब उसे अपने आसपास जमीन पर पड़े टूटे हुए अंडे दिखे तो सच्चाई उसके सामने आ गई। वो निशान किसी और के नहीं बल्कि उसके खुद के पैरों के थे। वो इतने दिनों से जंगल में गोल गोल घूम रहा है। ये एहसास उसकी बची खुची उम्मीद को भी तोड़ने लगा। लेकिन तभी उसे काल की बात याद आई। उसने कहा था कि अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो नदी के दाएं किनारे को अपना सहारा बना लेना। बस फिर क्या था, जितनी ताकत उसके शरीर में बची थी उसने उसे इकट्ठा किया और नदी के सहारे आगे बढ़ने लगा। भूख, थकान और तेज बारिश उसके हर कदम को और मुश्किल बना रही थी, लेकिन रुक जाना अब मौत को बुलाने जैसा था। इसी बीच जिस गांव को वो ढूंढ रहा था उन गांव वालों को केविन मिल गया, जो एक झील के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वो लोग उसे तुरंत गांव ले गए। होश में आते ही केविन सीधा पुलिस कैप्टन के पास पहुंचा और उससे अपने दोस्त योसी को ढूंढने में मदद मांगी। उसे पूरा यकीन था कि उसका दोस्त अब भी जिंदा है। कैप्टन ने हवाई तलाशी की इजाजत दे दी। कुछ ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर चक्कर लगाने लगा, लेकिन जंगल इतना घना था कि हेलीकॉप्टर नीचे उड़ ही नहीं सकता। नीचे जमीन पर क्या था ये देख पाना लगभग नामुमकिन था। उसी दौरान योसी ने हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की आवाज सुन ली। उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वो पूरी ताकत से चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज घने जंगल में ही खोकर रह गई। अब इस सफर को शुरू हुए पूरे 3 हफ्ते बीत चुके थे और पुलिस कैप्टन को लगने लगा कि शायद योसी को जिंदा ढूंढ पाना अब मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ केविन ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कैप्टन से कहा कि अगर तुम में से कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं अकेला जाऊंगा अपने दोस्त को ढूंढने। केविन की जिद देखकर कैप्टन ने आखिरकार गांव के एक गाइड का नाम बताया, ये कहते हुए कि शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। केविन तुरंत उस आदमी के पास पहुंच गया, लेकिन गाइड ने उसकी बात सुनते ही मना कर दिया। उसका कहना था कि इतने दिनों तक जंगल में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसके मुताबिक योसी को ढूंढना सिर्फ वक्त बर्बाद करने जैसा है। लेकिन केविन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने उस आदमी से कहा कि जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा, बस मेरे साथ चल मेरे दोस्त को ढूंढने। उधर योसी की ताकत अब धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। थकान और भूख ने उसके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया था। आखिरकार वो जंगल के बीच जमीन पर लेट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। तभी अचानक उसके कानों में एक छोटी लड़की के रोने की आवाज आई। योसी तुरंत उस आवाज की तरफ बढ़ा और कुछ दूर उसने एक डरी हुई आदिवासी लड़की को जंगल के बीच अकेले खड़े देखा। एक अनजान चेहरे को देखते ही वो घबरा गई और छुपने की कोशिश करने लगी, लेकिन योसी ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने उससे मदद मांगी और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। सीधी सी बात थी कि वो दोनों ही एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी योसी ने पूरी कोशिश की कि वो लड़की को सेफ महसूस करवाए। धीरे धीरे लड़की ने भी उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। योसी ने उससे वादा किया कि जब तक हम गांव नहीं पहुंच जाते तब तक मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। दिन बीतने लगे। योसी उसे खाना खाने के लिए मनाता रहा और रात के वक्त उसे अपने पास सोने के लिए बुलाया ताकि दोनों ठंड से बच सकें। लेकिन अगली सुबह जब योसी की आंख खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई लड़की, ना उसके कदमों के निशान, ना ही उसकी कोई आवाज। तब योसी को एहसास हुआ कि इस पूरे वक्त वो अकेला था। वो आदिवासी लड़की असल में उसकी कल्पना थी। इस सच्चाई ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। अब वो समझ चुका था कि उसका दिमाग हिल चुका है और शायद वो जिंदगी भर इसी जंगल में भटकता रह जाएगा। लेकिन भाई की परेशानियां यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली सुबह उसके भ्रम और ज्यादा बढ़ने लगे। उसे महसूस होने लगा कि लोग उसके आसपास खड़े थे, उसे बधाई दे रहे थे, जैसे वो जंगल से बचकर निकल गया हो। इसी भ्रम में एक पल के लिए उसका ध्यान हटा और अगले ही पल उसका पैर फिसल गया, जिससे योसी सीधा दलदल में जा गिरा। कुछ ही सेकंडों में उसका शरीर धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। उसने पूरी ताकत से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर सेकंड के साथ वो और गहराई में धंसता जा रहा था। मजबूरन उसे अपना सारा सामान छोड़ना पड़ा। इसी दौरान उसकी नजर दलदल में पड़ी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। ये वही डायरी थी जिसे वो अपने दादा की याद में हमेशा साथ रखता था। उसके दादा एक वॉर हीरो थे और ये डायरी उनकी उसे दी हुई आखिरी निशानी थी। योसी ने उसे वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हर हरकत के साथ उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। आखिरकार उसका शरीर जवाब दे गया और वो बेहोश हो गया। कई घंटों बाद जब योसी की आंख खुली तो उसने खुद को अब भी जिंदा पाया। ये एक तरह का चमत्कार ही था कि वो दलदल में पूरी तरह नहीं धंसा।
अब एक बार फिर से उसके पास जिंदा रहने और लड़ने का एक मौका था। इसके बाद योसी की नजर एक टहनी पर पड़ी। उसने उसे मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। हालांकि इस कोशिश में उसका सारा सामान पीछे ही छूट गया। अब यूसी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर एक पौधे पर पड़ी जो फायर एंट्स से भरा हुआ था। ये वही चींटियां थी जिनके काटने से बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस चींटी का काटना दुनिया के सबसे तेज दर्द में से एक माना जाता है। लेकिन फिर योसी ने कुछ ऐसा सोचा जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाता। उसने उस पौधे को अपने हाथों से पकड़ा और जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में बहुत सारी चींटियां उसके शरीर पर गिर पड़ी और उसे काटना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में जलन और दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। ये सब देखने में पागलपन सा लग रहा था, लेकिन योसी जानता था कि अगर उसने अपने शरीर को किसी तरह जगाए नहीं रखा तो वो यहीं पर मर जाएगा। और उसका ये दाव काम कर गया। दर्द और जलन ने उसके शरीर में दोबारा जान भर दी और वो पूरी ताकत से भागता हुआ नदी के किनारे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने लकड़ी के मोटे मोटे तने इकट्ठा किए और उसकी मदद से जमीन पर अंग्रेजी में वाई का निशान बना दिया, इसी उम्मीद में कि अगर अगली बार हेलीकॉप्टर उस इलाके के ऊपर से गुजरा तो उसकी नजर इस निशान पर पड़ जाए और कोई उसे यहाँ पर ढूंढने आ जाए। फिर उस रात उसका सामना एक कछुए से हुआ। पहले तो उसने भूख के मारे एक पत्थर उठाया ताकि उसे मार कर खा सके, लेकिन अगले ही पल उसने अपना इरादा बदल लिया और उसकी जान बख्श दी। कुछ देर बाद उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसके सामने अनेकों तारे पूरे आसमान में चमक रहे थे और उनकी रोशनी ने जंगल को एक ऐसे नजारे में बदल दिया जो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। इतनी तकलीफ, भूख और तन्हाई के बाद भी योसी ने अपने हाथ फैला दिए और उस खूबसूरत मंजर को महसूस करने लगा। उस पल वो सिर्फ एक बात के लिए शुक्रगुजार था कि वो अब भी किसी तरह जिंदा है। उसे जंगल में आए हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और केविन अपने गाइड के साथ नदी के किनारे पहुंच चुका था, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी योसी का कोई पता नहीं चला। गाइड ने अफसोस जताया और केविन को तसल्ली देते हुए कहा कि आपके दोस्त को ढूंढने के लिए हमने हर एक मुमकिन कोशिश कर ली है। आखिरकार दोनों वापस लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन इसी दौरान केविन का पैर योसी के बनाए हुए उस वाय पर पड़ गया। उसी वक्त दूसरी तरफ से योसी की आंख खुली और उसने नदी की तरफ से कश्ती की आवाज सुनी। जैसे ही उसकी नजर केविन पर पड़ी उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इतने दिनों की भूख और कमजोरी ने उसकी आवाज तक छीन ली थी। बहुत मुश्किल से वो खड़ा हुआ और उसे लगा कि शायद ये लोग बिना उस पर ध्यान दिए यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन खुशकिस्मती से नदी पार करने से पहले केविन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और तब उसकी नजर किनारे पर खड़े हुए अपने कमजोर और थके हुए दोस्त पर पड़ी। ये देखते ही उसने तुरंत गाइड को वापस मुड़ने के लिए कहा और बिना देरी किए योसी को बचा लिया। इतने दिनों बाद अपने दोस्त को जिंदा देखकर केविन की खुशी और सुकून का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद गाइड और केविन ने योसी को कश्ती में बैठाया, उसके गीले कपड़े बदले और इलाज के लिए गांव ले गए। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने दिनों तक एक आदमी इस बेरहम जंगल में जिंदा रह सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।